इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री अभ्युदय जिंदल जी, जम्मू कश्मीर सरकार के इंडस्ट्री और कॉमर्स सेक्रेटरी श्री विक्रमजीत सिंह जी, श्री राहुल सहाय जी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन श्री खालिद वानी जी, श्री राजीव सिंह जी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधिकारीगण, बिजनेस लीडर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं सबसे पहले इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी मेंबर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स की घोषणा की थी और अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि इससे इंडस्ट्री की कंप्लायंस कास्ट कम होगी और एक्सपोर्ट से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उस संबंध में आप सबके ध्यान में होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स तथा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी तथा देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में 2 इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स भी गठित किए जा चुके हैं। आप सबके ध्यान में होगा उसी दिन डबल दीपावली की भी घोषणा हुई थी। उस दिशा में 21 अगस्त को जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 स्लैब का स्ट्रक्चर अप्रूव कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सितंबर के पहले सप्ताह में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो आप सबको इंतज़ार है, शायद इंतज़ार पूरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले देश को, इंडस्ट्री को और पूरे मार्केट को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है और लगभग हर सेक्टर पर पड़ने वाला जो पॉजिटिव प्रभाव होगा वो भारत की इकोनॉमी को और मजबूत बनाएगा। आज जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तीव्र गति वाले रिफॉर्म ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और एक नए सामर्थ्य के साथ देश का बिजनेस और इंडस्ट्री भारत के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकेगा। अभ्युदय जिंदल जी तथा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों और मेंबर्स की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। आप सबने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक की जगह और समय दोनों मुझे लगता है कि सोच समझ करके तय किया है। सामान्य तौर पर जब परिवार पर कोई संकट आता है तो हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी भूमिका का शिद्दत से निर्वहन करे। आप सब जानते हैं पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात बहुत सारी चीज़ें यहाँ थम सी गई थी। टूरिज़्म को बड़ा झटका लगा था। अभी राहुल सहाय जी ने आंकड़ा दिया, 2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 में 2 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा लोग टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए थे। पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से थम गया था। जून से पुनः एक नई ऊर्जा आने लगी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के सफलतापूर्वक आयोजन के पश्चात, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालु दर्शन किए, फिर से वो सिलसिला प्रारंभ हो गया है।
एक बात मैं कहना जरूरी समझता हूं कि इस बार हेली सेवा नहीं चलाई जा रही थी। गत वर्ष का जो आंकड़ा है 82,000 लोग हेलीकॉप्टर से बाबा का दर्शन किए थे। तो अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो अगर हेली सेवा भी चल रही होती तो 38 दिनों का ये जो आंकड़ा है 4 लाख का, वो शायद 475 जाता, और गत वर्ष की 58 दिनों की यात्रा से बड़ी यात्रा ये कम दिनों में हो सकती थी। अनेक सेक्टर्स में क्षणिक हताशा थी, लेकिन मैं आप सबकी सराहना करना चाहूँगा और हर एक भारतवासी ने आगे आकर जम्मू कश्मीर को संभालने का काम किया। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने श्रीनगर में बैठक आयोजित करके इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी आश्वस्त करने का काम किया है कि भारत को कभी कोई आतंकी ताकत झुका नहीं सकती है। देश की सबसे पुरानी ट्रेड एसोसिएशन में से एक इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो 100 वर्षों से शताब्दी वर्ष मना रहे हैं ट्रेड बिजनेस को फैसिलिटेट करने और इंडियन इकॉनमी के ग्रोथ के लिए पूरे समर्पित भाव से जुटा है, उसका श्रीनगर में कार्यक्रम अपने आप में देश के दुश्मनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी है। और मैं कह सकता हूं कि बुलंदियों की ओर अग्रसर जम्मू कश्मीर के पांव अब थमेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ही कहा था कि हमला भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था और आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो किया उसके विवरण में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आप सब जानते हैं। और ऑपरेशन महादेव के द्वारा हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने उन तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया जो पहलगांव हमले में शामिल थे। अपने अनेक काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशन के द्वारा ये लगातार कोशिश यहाँ होती है कि देश की संप्रभुता के साथ अगर कोई खिलवाड़ हो रहा है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अनेक फैसले हुए हैं इंडस्ट्री टी वाटर से लेकर के, मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहता हूँ, आप सब उससे परिचित हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं तो भारत आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है। अब ये किसी राजनीतिक दल या सरकार का संकल्प नहीं रह गया है, मुझे लगता है कि आम भारतवासी का संकल्प हो गया है। इस ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी यात्रा में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका मैं बहुत ही महत्वपूर्ण देखता हूँ। आप सबने जिस प्रकार व्यवसाय और उद्योग के हितों को बढ़ावा देने, उनके हितों की रक्षा करने, मेंबर्स की सहायता और सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज का काम किया है, उससे देश में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को एक मजबूत आधार मिला है और आपने ये भूमिका लंबे समय से निभाई है। पिछले 100 वर्षों में पॉलिसी एडवोकेसी हो, वैश्विक व्यापारिक कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप हो, इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी हो, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए रेगुलेशन में योगदान और सुझाव देना हो, वैश्विक बाजार में भारत के कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में आप सबने जो योगदान किया है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन भारत की मजबूत इकानमी के महत्वपूर्ण पिलर्स में से एक महत्वपूर्ण पिलर है। आज इस मंच से उन सभी बिजनेस लीडर्स का मैं अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने भारत में डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने में अपना योगदान दिया है। आज हम स्थिर और मजबूत इकोनॉमी के रूप में अपनी पहचान कायम कर सके हैं। अभी 10 दिन पहले S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालीन सॉवरेन साख को BBB- से बढ़ाकर BBB और अल्पकालिक रेटिंग को A3 से बढ़ाकर A2 कर दिया है।
21 अगस्त को ही इकोनॉमिक टाइम्स पोल का एक रिसर्च सर्वे आया है कि अगले वर्ष की तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% होगी और भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी भी होगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लगता कि भारत की इकोनॉमी रेजिलिएंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत कोई नया नया जन्मा देश नहीं है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हम हैं। हमारे लिए संबंध सिर्फ व्यापारिक नहीं रहे हैं, बल्कि हर संबंध करुणा, भाईचारे और परोपकार पर आधारित रहे हैं। और इसलिए जिन लोगों को लगता है कि भारत कमज़ोर पड़ जाएगा, वो बड़ी भारी गलतफहमी में है। और इसलिए ट्रेड और बिजनेस से जुड़े लोगों को विशेष रूप से मैं केवल ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। मुझे फ्लाइट लेनी है, जम्मू जाना है। अंगस मेडिसिन OECD के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। उनकी टीम ने एक जीडीपी पर एक बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च पेपर तैयार किया है। मैं निवेदन करूंगा कि उसे ज़रूर पढ़िए। मोटे तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का कुल शेयर 33% था। 15वीं शताब्दी आते आते वो करीब करीब 25% रहा है। और जब हम आज़ाद हुए 1947 में, 1950 में 4% रह गया। 2023 में अब हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ करके फिर से 15% हो गया है। अभी हाल में जो अनुमान है वो 16% से ज़्यादा बढ़ गया है। एक अनुमान के मुताबिक 1765 से और 1947 के बीच अंग्रेज लगभग $45 ट्रिलियन भारत से लूट करके ले गए थे। यहाँ की इंडस्ट्री को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। यूरोप की इंडस्ट्री हिंदुस्तान के पैसों से ही खड़ी हुई थी। आज जिस प्रकार पूरी दुनिया ट्रेड टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है, उसके बीच हमें अपने उस गौरवशाली इतिहास पर गर्व भी करने की ज़रूरत है और साथ ही पूरी ईमानदारी और शिद्दत से भविष्य की ओर देखते हुए विकसित भारत के निर्माण में जुटना भी है। सदियों तक भारतवर्ष पर आक्रमण हुए, लुटेरे आए, लेकिन नई पीढ़ी के बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स को ये सदैव याद रखना होगा कि भारत एक प्राचीन समृद्ध सभ्यता है और कोई भी ताकत भारत की प्रगति को रोक नहीं सकता। मैं बिजनेस से थोड़ा हटकर आप सबको एक ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहता हूँ। प्रसिद्ध राइटर विलियम डैलजिम्पल ने किताब लिखी है, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा, द गोल्डन रोड। और उसमें वो लिखते हैं, विश्व में लोगों को बड़ी गलतफहमी थी कि ब्रिटिश राज ने भारत में सभ्यता की नींव रखी थी। और उनका कहना है, मुझे इतने सारे रिसर्च के पश्चात आज बड़ी हैरानी होती है कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे आधुनिक और सबसे परिष्कृत सभ्यता थी, वहाँ अंग्रेजों ने कौन सी सभ्यता को जन्म दिया होगा। एंड आई वुड लाइक टू कोट, हाउ वुड यू सेट आउट टू ब्रिंग सिविलाइजेशन टू ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू रिकॉग्नाइज्ड हैज़ बीन सुप्रीमली सिविलाइज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और मैं समझता हूँ कि समय का चक्र फिर घूम गया है। भारत पुनः अपने प्राचीन स्वरूप को, अपनी समृद्धि को प्राप्त करने की ओर तेज गति से अग्रसर है। जम्मू कश्मीर के बारे में हमारी इंडस्ट्री सेक्रेटरी ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। ये सच है कि आज़ादी के बाद से लेकर 2020-21 तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ 14-15 हज़ार करोड़ ही आया था। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के सहयोग से एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम ने जन्म लिया था। और मैं कह सकता हूँ कि उसके पश्चात जो आंकड़ा आप बोल रहे थे, पूरे देश में एक फेवरेट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बन गया था। एग्जैक्ट फिगर विक्रमजीत बताएंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर रियलाइज़ हुआ है। कई इंडस्ट्री फंक्शनल हो गई हैं, कई ऐसी हैं जो आने वाले 6-8 महीने में फंक्शनल हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अभी भी पड़े हैं
आगे उसका क्या होगा ये समय बताएगा। 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, शुरू हो गए हैं। और इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि 1/3 का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं। ये सभी आंकड़ा एक मील के पत्थर की तरह है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कनेक्टिविटी, ज़रूरत है। रोड हो, रेल हो या एयरपोर्ट हो, ये सभी जम्मू कश्मीर में अच्छी स्थिति में है। 6 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है। अब गुड्स ट्रेन भी बडगांव से चलने लगी है। कश्मीर घाटी के पुलवामा, अनंतनाग जैसे ज़िलों में भी औद्योगिक निवेश हो रहा है और पुलवामा में श्रीनगर से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित हुई है। आतंकियों के इकोसिस्टम का भय समाप्त सा हो गया है। अभी अगस्त में जब हर घर तिरंगा या तिरंगा यात्रा निकल रही थी, पुलवामा जिसकी चर्चा दूसरे कारणों से थी, वहाँ मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में नौजवान भारत का तिरंगा लेकर के निकले थे। दुनिया ने उसे देखा था। अनेक ऐसे गांव थे यहाँ सोपैया में और पुलवामा में जहाँ न पुलिस जाती थी और न गवर्नमेंट ऑफिसर जाते थे। काम कैसे होगा? वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मैं इन गाँवों का नाम भी ले सकता हूँ लेकिन समय नहीं है। लाल चौक पर जहाँ शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था, अब रात को 11 बजे भी चहल पहल रहती है। हर एक शहर, हर एक गांव में भारत माता के नारे गूंजे हैं। जहाँ 150 दिन हड़ताल के हुआ करते थे और वो भी पड़ोसी देश के इशारे पर, वो पिछले 5 वर्षों में हड़ताल कोई हुई नहीं। आतंकवादियों का लोकल रिक्रूटमेंट भी लगभग शून्य की ओर है। आज अगस्त 23 को हम लोग खड़े हैं तो जनवरी से अगस्त तक 1 लोकल रिक्रूटमेंट हुआ है, ऐसे आंकड़े हैं। इन 8 महीनों में हर रोज़ किसी न किसी इलाके में पत्थरबाजी होती थी। अब स्टोन पेल्टिंग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, डीडीसी के चुनाव हुए और आधी रात को भी उम्मीदवार शांतिपूर्वक गाँवों में, सुदूर गाँवों में जाकर प्रचार कर रहे थे। देश में भी बड़ा अंदेशा था, दुनिया में भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रिगिंग की कोई शिकायत नहीं करी। अनुमान तमाम तरह के थे। गोली बारूद की बात छोड़िए, एक कंकड़ तक नहीं चला। और मैं कहूँ कि 30-35 वर्षों में सबसे ज़्यादा मतदान पिछले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हुआ। देर रात तक लोग प्रचार करते थे। एक समय था कि आतंकवादी मारा जाता था तो पूरी घाटी बंद हो जाती थी, स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाते थे। वो प्रथा अब समाप्त हो गई। जुलूस निकलता था, हुजूम उमड़ता था। अब मुझे लगता है कि अब आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर की आवाम सड़कों पर उतरने लगी और ख़ास तौर से 22 अप्रैल के बाद, 23 अप्रैल से लेकर मैं कहूँ कि पूरे सप्ताह तक कश्मीर की आवाम जिस तरह से आतंकवाद, आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए, मैं 5 वर्षों में मैंने तो नहीं देखा। अनेक बुजुर्ग लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा हम तो यहाँ आज़ादी के बाद से ही हैं, हमने भी ऐसा दृश्य नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फ़र्क आया है और इस फ़र्क के पीछे पूरे देश की ताकत है। आप सबके बीच में विश्वास से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब नए सपने देखने लगा है। समाज में नई आकांक्षाओं का जन्म हुआ है। युवाओं के भीतर नए संकल्प जगे हैं और जम्मू कश्मीर पिछले 5 वर्षों में डेवलपमेंट के अनेक पैरामीटर्स पर
देश के बाकी राज्यों के समकक्ष खड़ा होने लगा है। मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में आए परिवर्तन में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स भी आगे बढ़ कर के योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान की सराहना करता हूँ। श्रीनगर में मीटिंग के लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।